नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। देखिए, कल दिल्ली में एक बड़ा धमाका होता है जिसमें अब तक 12 लोगों की मौत दर्ज की गई है। कई लोग घायल भी हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही हैं। न्यूज इंडिया उन सभी परिवार के साथ है जो इस हादसे में पीड़ित है, जो इस धमाके के बाद पीड़ित हैं। और अब शुरू करते हैं बिहार के रण की बात करते हैं, जहां पर देखिए बिहार अब फैसला सुनाने वाला है। 14 तारीख को सबका इंतजार है, क्योंकि आज दूसरे चरण का चुनाव था और चुनाव यानी कि मतदान अब खत्म हो चुका है। बिहार में दूसरे चरण का मतदान अब खत्म हो गया है और दूसरे चरण में शाम 5 बजे तक लगभग 67.14% वोटिंग दर्ज की गई है। 20 जिलों की 122 सीटों पर आज मतदान हुआ, जिसमें 1302 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में आज कैद हो चुकी है। 14 नवंबर को यानी कि अब से 2 दिन बाद इस पर फैसला आएगा, रिजल्ट आएगा। गया जी में शाम को 5 बजे तक 67.50 वोटिंग दर्ज की गई। जमुई में शाम को 5 बजे तक 67.81% वोटिंग दर्ज की गई। जहानाबाद में लगभग 64%। नवादा में शाम को 5 बजे तक अगर हम कहें तो लगभग 58% वोटिंग दर्ज की गई है। पश्चिमी चंपारण में लगभग 70% दर्ज की गई, तो पूर्णिया में 73.79% वोटिंग दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, देखिए पूर्वी चंपारण की अगर हम बात करें तो वहां पर शाम को 5 बजे तक लगभग 70% वोटिंग हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग को संपन्न करवाया गया है, क्योंकि देखिए कल दिल्ली में धमाका होता है, जिसके बाद से देश के अलग अलग राज्यों में और खासकर धार्मिक स्थलों पर अलर्ट जारी कर दिया जाता है। इसी बीच देखिए बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान था और सभी ने बढ़ चढ़कर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को अब चुनाव आयोग ने संपन्न करवा लिया है। सभी ईवीएम्स अब अपने अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचेंगी। काउंटिंग 14 तारीख को शुरू होगी। सुबह से ही आप बड़ी कवरेज न्यूज इंडिया पर देख पाएंगे, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से आज दूसरे चरण की वोटिंग थी, कहीं ना कहीं दिल्ली में जो धमाका हुआ, इस धमाके की वजह से बिहार में जो ये वोटिंग चली है, खबर की अहमियत के हिसाब से न्यूज इंडिया ने आपके सामने तमाम बड़ी अपडेट्स भी रखी। लेकिन इसी बीच देखिए दिल्ली धमाके को लेकर हमारी नज़र उस पर पल पल बनी हुई है। लेकिन एक और बड़ी खबर जो कि देश की सियासत से जुड़ी है, बिहार एक बहुत ही अहम राज्य, काफ़ी दिलचस्प चुनाव, और इसके रिजल्ट अब 14 तारीख को आएंगे। महज 2 दिन के अंदर ये साफ हो जाएगा कि बिहार की जनता क्या चाहती है, किसे चाहती है। क्या नीतीश एक बार फिर से सीएम बनेंगे या फिर तेजस्वी इस बार उनके सर पर ये ताज होगा? ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के पास है, और बिहार की जनता ने अपना जवाब ईवीएम में कैद कर दिया है। 14 तारीख को जब ईवीएम की पेटियां खुलेंगी तो धीरे धीरे करके लगभग दोपहर तक अगर हम कहें तो स्थिति धीरे धीरे साफ हो जाएगी। हालांकि जो एग्जिट पोल अभी सामने आ रहे हैं, उस एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं बीजेपी यानी कि एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जनसुराज इस बार अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। इतना ही नहीं, तेजस्वी महागठबंधन जिनमें लगातार हम अगर कहें तो सीट बंटवारे को लेकर कई बारी उसमें मंथन चल रहा था, काफ़ी मनमुटाव, काफ़ी तनातनी देखने को मिली थी। लेकिन अंत में जब तेजस्वी यादव ने एक घोषणा पत्र संयुक्त तौर पर जारी किया, इसके बाद से लगा कि महागठबंधन में चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन नज़र रखने वाली बात यह भी है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ ही तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो रैलियों में शामिल होते हुए नजर आए थे, प्रधानमंत्री खुद रोड शो करते हुए नजर आए थे। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ने मिलकर कोई एक कंबाइंड अगर हम कहें तो कंबाइंड रैली उन्होंने संबोधित नहीं की, ना दोनों एक मंच पर दिखाई दिए वोटर अधिकार यात्रा के बाद। अब राहुल गांधी अलग अलग मंचों से बीजेपी पर, एनडीए पर निशाना साधते हुए नजर आए थे। तेजस्वी यादव ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी विपक्ष पर निशाना साधने पर। इस बीच भाषा की मर्यादा एक बहुत बड़ा मुद्दा बनती हुई नजर आई थी, जहां वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की मां को और उनको अपशब्द कहे गए थे। ये भी एक मुद्दा नजर आया। हालांकि वोटिंग से भी जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 14 तारीख को ये हम अपडेट आप तक सुबह से ही पहुंचाएंगे। अब देखिए मधुबनी में अगर हम कहें जो वोटिंग हुई है, मधुबनी में और बिहार में जो अब तक अगर हम कहें वोटिंग हुई है, क्योंकि पहले चरण के चुनाव में मतदान की अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 65% दर्ज की गई, और आज जो दूसरे चरण का चुनाव हुआ उसमें 67% मतदान यानी कि पूरे बिहार में दर्ज किया गया। अब अलग अलग जिलों में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की हम बात करेंगे, जिसमें देखिए अररिया में शाम को 5 बजे तक 67.79% इसमें वोटिंग दर्ज की गई है। अरवल में शाम को 5 बजे तक 63.06% वोटिंग दर्ज की गई है। औरंगाबाद में 64, तो वहीं कटिहार में 75% वोटिंग दर्ज की गई है। इस बार महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। किशनगंज में शाम को 5 बजे तक 76.26% अगर हम कहें फीसदी वोटिंग हुई है। कैमूर में 5 बजे तक 67.22% वोटिंग दर्ज की गई। गया में 67.50%, तो वहीं जमुई में 67.81% वोटिंग दर्ज की गई है। बम्पर वोटिंग इस ओर इशारा कर रही है कि इस बार मैंडेट जरूर बदलेगा। मैंडेट क्या होगा
ये तो पता 14 तारीख को चलेगा, क्योंकि सस्पेंस लगातार बरकरार है। अब दोनों ही महागठबंधन जो है वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनावी मैदान में हुंकार भरते हुए उतरे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जनता बदलाव चाहती है, जनता चाहती है कि बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़े। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज को लेकर साफ कर दिया है कि विकास कहीं ना कहीं बिहार का एक अहम मुद्दा है, रोजगार एक अहम मुद्दा है। अब तेजस्वी यादव ने भी रोजगार की बात कही है। क्या क्या मुद्दे हैं और आज के चुनाव में क्या स्थिति देखने को मिली है, हम अपने सहयोगी से जान लेंगे। नीलकमल, क्योंकि आज आप फील्ड में मौजूद थे, आज दूसरे चरण का चुनाव था और लगभग पहले चरण में 65% तो इस बार 67% मतदान दर्ज किया गया है। क्या कहता है कि मैंडेट, ये जो बम्पर वोटिंग हुई है, क्या लगता है मैंडेट बदल सकता है? देखिए, पहले चरण में 65% मतदान हुआ था। दूसरे चरण में अभी तक जो है 67.14% मतदान हुआ है। अभी 1 घंटे का पोलिंग बाकी है। 5 बजे तक के ये आंकड़े थे, तो ये आंकड़े जो है वो 72 से पार जा सकते हैं। तो ये बम्पर वोटिंग है और ये मतलब आप समझिए कि 70 साल के बाद ऐसा पोलिंग पहली बार बिहार में विधानसभा में देखने को मिलेगा। और इस बार महिलाओं ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है। सुबह सवेरे से ही महिला जो है वो कतारबद्ध होकर के पोलिंग स्टेशन खुलने से पहले महिला कतारबद्ध हो गई थी वोट कास्ट करने के लिए। यानी महिला बहुत जागरूक थी। और आप देखिए कि अभी किशनगंज जैसे इलाके में जहाँ मुस्लिम डोमिनेंट है, करीब 68% जहाँ मुसलमान रहते हो, 32% जो है बाकी हिंदू और अन्य समुदाय के लोग रहते हैं, वहां पर 76% मतदान हुआ है। तो आप समझिए कि जिस प्रकार से अगर मुस्लिम मतदाता निकले हैं, उसी प्रकार से बाकी लोग भी निकले हैं। और अगर सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम पोलिंग जो अभी तक जो 5 बजे तक की रिपोर्ट है वो नवादा में हुई है 57.4%। तो ये आप देखिए कि ये आंकड़ा ये बता रहा है कि इस बार जो चुनाव जो है वो किस तरह से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। SIR के बाद पहली बार चुनाव बिहार में हो रहा था। बिहार पहला स्टेट था जहां SIR हुआ और बिहार पहला स्टेट था जहां पे SIR के बाद चुनाव हो रहे थे। तो ऐसे में SIR के बाद चुनाव कराना एक तो निर्वाचन आयोग के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, निष्पक्ष चुनाव कराना उससे ज्यादा बड़ी चुनौती थी, और वोटिंग परसेंटेज बढ़े, ये चुनाव निर्वाचन आयोग की हमेशा से कोशिश रही थी। लेकिन SIR के बाद ये और बढ़े, ये तीनों चीज में निर्वाचन आयोग कहे तो वो सफल रहा है। वोटिंग परसेंटेज जिस प्रकार से बढ़ा है, इसका मतलब है कि यहाँ के मतदाता अब जागरूक हो गए हैं और वो अपनी सरकार को चुनना चाहते हैं। मत अलग अलग हो सकते हैं। आप महागठबंधन के जो नेता है वो अपना दावा करेंगे, NDA के नेता अपना दावा करेंगे, प्रसाद किशोर अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन मतदाता जागरूक हो चुका है। यहाँ का मतदाता को ये समझ में आने लगा है कि मतदान और मत की कीमत क्या होती है। अगर उनका एक सही वोट सही जगह पर चला गया तो उनके लिए आने वाला समय जो है वो फायदेमंद होगा, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके परिवार के लिए। तो नीलकमल, एक चीज मैं समझना चाह रही हूँ, क्योंकि SIR के बाद और वोट चोरी जिस तरीके से राहुल गांधी हमेशा इलेक्शन कमीशन और NDA पर आरोप लगाते रहे, ऐसे में इस बार बम्पर वोटिंग भी हुई है। तो क्या आने वाले समय में अगर खुदा न खास्ता अगर विपक्ष को हार का सामना करना पड़ सकता है, तो क्या विपक्ष इस बात का भी आरोप लगाएगा कि ये बम्पर वोटिंग इसलिए हुई है क्योंकि इसमें धांधली की गई है? बिल्कुल, देखिए इसकी भूमिका जो है महागठबंधन की ओर से बनाई जाने लगी है। आप देखिए जो वीवीपैट की पर्ची मिली थी वो किस पॉलिटिकल पार्टी को नहीं पता था कि उसके ऊपर नॉट टू बी लिखा हुआ है। वो जहां डिस्पैच सेंटर है वहां पर अगर डिस्पैच सेंटर से जो EVM वीवीपैट भेजे जाते हैं बूथ पर, उसकी पहले चेकिंग की जाती है। तो वो जो पर्ची थी वीवीपैट की वो स्पेसिमेन कॉपी थी, उसमें वो काउंटेड नहीं होता है, ये उसमें साफ लिखा हुआ था। तमाम पॉलिटिकल पार्टी को भी पता था, लेकिन उसको इशू बनाया गया और इशू बना करके उसके अलावा देखिए आप तेजस्वी यादव ने देखिए फ्रेम मिल रहा है कि ठीक एक दिन पहले किस प्रकार से उन्होंने कहा कि अमित शाह जो है वो अधिकारियों को धमका रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं और उन्हें मतलब कि NDA के पक्ष में काम करने को बोल रहे हैं। उसी प्रकार से उन्होंने CM हाउस के ऊपर भी, नीतीश कुमार के ऊपर भी इल्जाम लगाया कि CM हाउस से भी जो है फोन जा रहे हैं रिटायर्ड जो IAS ऑफिसर को, उनके थ्रू जो है वो IAS की जो लॉबी है, IPS की जो लॉबी है, उनको जो है मैसेज जा रहा है, निर्देश जा रहे हैं CM हाउस से, और अमित शाह तो खुद ही उनसे बात कर रहे हैं। तो लेकिन ये सब पहले से ही जो है भूमिका तैयार की जाने लगी है
कि अगर हारते हैं तो ये सब कारण बताया जाएगा, वोट चोरी है। राहुल गांधी तो लगातार इसका वोट चोरी का मुद्दा उठाते रहे, ठीक है। लेकिन अब जनता जो निकली है, तो वोट चोरी का अगर मुद्दा यहाँ पर लाएंगे फिर से जो मतगणना के बाद, तो जनता वोट दी है ना, जनता समझ रही है ना हमने किसको वोट दिया है। ठीक है, ठीक तो है। ये फिर से एक्सपोज हो सकते हैं ऐसे मामले में। ठीक है। तो हमारे सहयोगी ब्रिजेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रिजेश, अब महज 2 दिन बाकी है जब बिहार में फैसला आ जाएगा। 14 तारीख को अब सबका इंतजार है, 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन कल एक बड़ा ब्लास्ट होता है दिल्ली में। इसके बाद से पूरे देश भर में अलर्ट जारी कर दिया जाता है और आज बिहार में चुनाव था। सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम आज के दिन को देखें तो बिहार में क्या अलग व्यवस्थाएं बाकी के दिनों के मुकाबले देखने को मिली हैं आज? देखिए सुचित्रा, बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो बात यह है कि दिल्ली में जो देश का दिल कहा जाता है, राजधानी है हमारे देश की, वहां पे ब्लास्ट होने का जो मतलब है, ये पूरे देश के लिए एक हाई अलर्ट का इशू है। उसको लेके पूरे देशवासी चिंतित जरूर रहे, लेकिन जहां तक बिहार चुनाव का सवाल है, तो लोकतंत्र के इस महापर्व में जो भी आगे बढ़ चढ़ करके जो हिस्सा लेते हैं, क्योंकि 5 साल के लिए हम अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं, प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, और वो प्रतिनिधि हमें सारी व्यवस्थाएं मुहैया कराती है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से राजनीति की परिभाषा बदली है और एन केन प्रकारेण जो सत्ता की प्राप्ति का जो लोलुपता दिखाई पड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज में, उसका एक ताजा उदाहरण भी बिहार चुनाव में देखने को मिला। और अगर बिहार चुनाव के दोनों चरणों को आप देखेंगे तो जरूर ये साफ होगा कि इस बार रिकॉर्ड पोलिंग हुआ है। वोटर्स में जो उत्साह था, खास तौर पे महिलाएं जो पहले घर में रहा करती थी, वो महिलाएं अब घर से बाहर निकल के बिना जलपान किए वो बूथों पर लंबी लंबी कतारें लगाकर खड़ी अपनी बारी का इंतजार करती थी। और यही नजारा कमोबेश झारखंड में भी दिखा। झारखंड में पश्चिम सिंहभूम में घाटशिला जो आदिवासी आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट है, वहां पर भी बम्पर वोटिंग का जो है वो खबर मिल रही है। यहाँ पे बाबूलाल सोरेन जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे हैं, और दूसरी तरफ जो पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन के निधन के बाद जो ये सीट खाली हुई थी, तो उनके बेटे सोमेश चंद्र सोरेन के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं और राज्य के सीएम है और उनकी विधायक पत्नी करुणा सोरेन ने पूरा जी तोड़ पसीना बहाया। बिल्कुल ब्रिजेश, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया था तो उस वक्त बताया था कि कुछ राज्यों में और कुछ विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इसको कह सकते हैं उपचुनाव होने हैं, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा होता है अचानक अगर किसी का निधन हो जाता है, कोई विधायक है, कोई ऐसे लोग हैं, तो उस पर दोबारा से चुनाव करवाया जाता है। अब इसके साथ साथ में सबसे ज्यादा अगर किसी पर नजर है तो वो है हम बिहार चुनाव पर रखने वाले, क्योंकि बिहार चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ ले चुका है इस वक्त। अब ब्रिजेश, और क्योंकि हमारे साथ नील कमल भी बने हुए हैं, नील कमल, अब आपसे एक सवाल मेरा ये होने वाला है, क्योंकि दिल्ली में ब्लास्ट होता है और जो सुरक्षा कल रात से ही पूरे देश भर में बढ़ाई गई है, आज के वोटिंग के फेज में क्या देखने को मिला है? क्या चप्पे चप्पे पर और ज्यादा सुरक्षा बढ़ाई गई थी, या किस लिहाज से किस तरीके की चेकिंग, किस तरीके की सुरक्षा आज बिहार में हमें देखने को मिली? बिल्कुल, देखिए जो दिल्ली में जो कार ब्लास्ट हुआ था लाल किले के पास, उसके बाद से पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था और बिहार में भी पुलिस प्रशासन यहाँ पर हाई अलर्ट पे था। पटना जंक्शन पर जो है वो ट्रेनों में जो यात्री सफर कर रहे थे उनके सामानों की चेकिंग की गई। उसके अलावा आप एयरपोर्ट पे जितने भी यात्री आ जा रहे हैं उनके ऊपर पैनी निगाह, जितनी भी गाड़ियां जा रही थी उनकी डिक्की खोल खोल के देखे गए। तो ये तो जो जिस प्रकार से ब्लास्ट हुआ था उसके बाद हाई अलर्ट पर तो है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी, क्योंकि बिहार में इलेक्शन था। दूसरे फेज के 122 सीटों पर 20 जिलों में चुनाव हो रहे थे, तो ऐसे में वहां कोई घटना घटित ना हो, तो जो पैरा मिलिट्री के फोर्स जो है बूथों पर इंतजाम किए गए थे। उसके अलावा पेट्रोलिंग जो है शहर में बढ़ा दी गई थी, जहां जहां वोटिंग हो रहे थे, तो वहां पे पेट्रोलिंग की तादाद जो है वो बढ़ा दी गई थी, और भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी पुलिस फोर्स को बुलाया गया था। और उसके बाद वहाँ भारी संख्या में पुलिस बल जो है, जिन जिलों में 20 जिलों में चुनाव हो रहे थे वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हर चौक चौराहे पे आपको 2-3 पुलिस वाले मिल जाते थे जो आने जाने वालों पर नजर रख रहे थे। संदिग्ध दिखाई देते थे, उनसे पूछताछ भी होती थी। तो इस तरह की निर्वाचन आयोग के अंदर में चूंकि जिस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, तो पुलिस प्रशासन जो है उनका नेतृत्व फिर उनके इशारे पे ही, निर्वाचन आयोग के इशारे पर ही काम करते हैं। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग के सामने भी बड़ी चुनौती थी
कि जिस तरह से घटना घटी है, जितने विस्फोटक मिले थे, तो क्या बिहार क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया रहा है, आप सीमांचल के एरिया में देखिए, मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां से ही कई आतंकवादी पहले पकड़े जा चुके हैं। और ऐसे में आप पटना भी देखिए, पटना में जो फुलवारी शरीफ है वहां पर भी आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी। और जो कई इलाके बिहार में ऐसे हैं जहां पर आतंकी पकड़े गए हैं। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग को भी यह डर सता रहा था कि कहीं उसका इम्पैक्ट जो है यहाँ ना पड़ जाए। लेकिन जाहिर वोटिंग सी के बात है, दौरान क्योंकि अगले 2 दिनों इस तरह में की चर्चा जो है फैसले का दिन भी आने वाला है। ऐसे में बिहार में इस वक्त काफी सेंसिटिव इलाका हम उसको मान सकते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पर इस बार बम्पर वोटिंग हुई है, दूसरी तरफ पक्ष और विपक्ष में लगातार जुबानी जंग चल रही है। और जस्ट वोटिंग से एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने जनसंवाद भी किया था और उस संवाद में तेजस्वी यादव ने कई प्रकार की बातें की हैं। आगे हम नीलकमल से समझेंगे कि तेजस्वी यादव ने आखिर एक दिन पहले वो दिन क्यों चुना कि जनता से उन्हें संवाद करना चाहिए। और मुझे लगता है कि लगभग 3 मिलियन से ज्यादा लोगों ने उस संवाद को सुना भी था। ब्रिजेश, आपके पास आती हूँ। ये जो बिहार का चुनाव है, अब महज 2 दिन रह गए हैं। अब ये जो पार्टियां इतने दिनों से मैदान में उतरी थी, तमाम दिग्गज उतरे थे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर राहुल गांधी मैदान में थे। अब दोनों के अगर हम कहें तो दोनों पार्टियों के जो दिग्गज नेता हैं उन सभी की साख दांव पर लगी हुई है। 14 तारीख को क्या लगता है, क्या फैसला हो सकता है? जिस तरीके से एग्जिट पोल लगातार बता रही हैं, क्या हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिले कि यही मैंडेट हो जाएगा या फिर बदलाव देखने को मिल सकता है? सुचित्रा, बड़ी बात है कि बिहार के जो चुनाव हुए हैं, 2 चरणों का चुनाव था। पहली बार 2 चरणों का चुनाव में बिहार का चुनाव संपन्न हुआ और 14 तारीख पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन जहां तक एग्जिट पोल की बात है, तो कभी कभी एग्जिट पोल के भी आंकड़े और उसका गणित बहुत सटीक बैठता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आपने कहा कि बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के जेपी नड्डा, अमित शाह और दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वाड्रा समेत, खड़गे समेत तमाम लोगों ने जो पसीना बहाया और साथ में लगातार ताल ठोककर जन सुराज के संस्थापक पीके ने, प्रशांत किशोर ने जो मेहनत की है वो अपने आप में अनूठा है। और अगर अंदर खाने की बात की जाए, हालांकि सब कुछ ईवीएम में कैद हो चुका है और 14 तारीख को परिणाम आएगा और पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को भी इसकी प्रतीक्षा होगी। क्योंकि बिहार की राजनीति ऐसी है कि वो पूरे देश की राजनीति को एक नया रास्ता दिखाती है। बिहार और यूपी की राजनीति में खास तौर पे ये बड़ा एक मसला उनका यूएसपी कहा जाता है। तो 14 तारीख पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन जिन भी फोल्डर के जो बड़े नेता आकर बिहार में लगातार पसीना बहाते रहे, और आमतौर पर यह माना जाता है, सुचित्रा आप भी जानती हैं, कि बिहार में जातिगत राजनीति की प्राथमिकता शुरू से रही है। लेकिन इस बार के इस चुनाव में कुछ अप्रत्याशित परिणाम आने की संभावना है। लेकिन उसके बावजूद जो बड़े चेहरे हैं, दिग्गज चेहरे हैं, उन पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई। अभी थोड़ी देर पहले आप हम लोगों के सहयोगी नीलकमल जी से पटना में बात कर रही थी और नीलकमल अपनी बात को बता रहे थे, तेजस्वी की बात कर रहे थे। कई युवाओं को रिझाने में तेजस्वी भी बहुत ही क्या बोला जाए, थोड़ी लग रहा है कि आजकल वो सफल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एम वाइज समीकरण की, तो एम वाइज समीकरण भी जिस तरीके से 2015 के चुनाव में या 2010 के चुनाव में बहुत सटीक और फिट बैठता हुआ दिखाई पड़ रहा था, इस बार जो मेरा अपना आकलन है वो शायद उतना नहीं बन पाया है। दूसरी तरफ अगर एनडीए फोल्डर की बात करें तो नीतीश कुमार एक अभी फिलहाल वही सबसे बड़े चेहरे के तौर पर है। सम्राट चौधरी को अभी उतनी मान्यता नहीं मिल पा रही है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से अंदर खाने में एनडीए में भी अभी खलबली मची हुई है, ये अलग मसला है कि एक सुर से सब लोग कह रहे हैं कि एनडीए बढ़त की ओर दिखाई पड़ती है। लेकिन सुचित्रा, आपको और हमको भी मानना होगा, देश की जनता को भी मानना होगा, बिहार के लोगों को भी मानना होगा कि ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। अंदर खाने में क्या लहर जो ईवीएम में कैद हुई है उसको देखना जरूरी होगा और ये सब कुछ दिखेगा 14 तारीख को। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि अब 14 तारीख का ही सभी को इंतजार है। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे ब्रिजेश की, तेजस्वी यादव लगातार युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। नीलकमल, युवाओं को साधने की कोशिश, एक दिन पहले संवाद
और कल दिल्ली में एक बड़ा धमाका होता है। इस धमाके के बाद जिस तरीके से विपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू किया, सुरक्षा में सेंधमारी की बात की, इस पर हम जवाब लेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। 7 राज्यों की 8 सीटों पर भी उपचुनाव हुआ है। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में शाम को 5 बजे तक 72% वोटिंग हुई है। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव थे, लेकिन इसी के साथ साथ कई ऐसी जगह थी जहां पर उपचुनाव हुए हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर भी शामिल था। जम्मू कश्मीर के बडगाम में शाम को 5 बजे तक 48% वोटिंग हुई है। झारखंड के घाटशिला में अगर हम कहें तो लगभग 73% वोटिंग हुई है, जिसके बारे में हमारे सहयोगी ब्रिजेश हमें बता रहे थे। और ओडिशा के नुआपाड़ा में शाम को 5 बजे तक 75% वोटिंग लगभग हुई है। तरन तारण यानी कि हरियाणा के तरन तारण में शाम को 5 बजे तक 60% वोटिंग हुई है। और इसी बीच आप दोनों सहयोगी ब्रिजेश और नीलकमल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप तक